हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। इन्वायरमेंट के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फिजिकल और केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स देख चुके हैं। अब हम बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। आपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर दो पढ़ चुके हैं, एक फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर और केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। लास्ट जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर आता है दैट इज बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो बायोलॉजिकल क्वालिटीज जो है वाटर की वो आप चेक कर रहे हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं इनके। तो जो वाटर होता है जनरली कंसिस्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक्स। वो ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं या तो बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। क्लियर है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। यानी कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर वो ऑर्गेनिक मैटर हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इनको डिग्रेड कर देते हैं, इनको डिकम्पोज कर देते हैं, क्योंकि एज कार्बन इज प्रेजेंट, क्योंकि कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर में, जो कि किसका सोर्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसमें से कार्बन जो है इजीली ब्रेक कर लेता है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी अपने यूज कर लेता है। तो इजीली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं एंड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय इट, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो उसमें कार्बन तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये वो मैटर होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से या इनकी प्रेजेंस से इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते, जो विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बात एलिफैटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं बायोलॉजिकली देन एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि जो एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक चेन में होते हैं, एक सीरीज में होते हैं, तो उनको ब्रेक करना इजी होता है, उसमें लेस बॉन्ड एनर्जी होती है, इजीली आप ब्रेक कर सकते हैं। बट एरोमेटिक कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इनको ब्रेक करना जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है। अब बात करते हैं कि बायोलॉजिकली एक्टिविटी जो है वो या तो आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। दो ही ऑप्शंस हैं, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, कोई डिकम्पोज हो रहा है मैटर, या ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो जो रिएक्शन है विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर टर्म्ड एन एरोमेटिक रिएक्शंस। मतलब क्या है कि जो कैरीड कर रहे हैं इसको वो एरोमेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। मतलब क्या है कि जो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर मेटल डिकम्पोज हो रहा है तो वो रिएक्शन तो एरोबिक रिएक्शन कहलाएगी, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और ये प्रोसेस है आपका एरोबिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ये प्रोसेस आपका एरोबिक प्रोसेस कहलाता है। और इनके जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं डिकम्पोजिशन के बाद, तो रिएक्शन के आर हाईली स्टेबल, यानी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बल्कि अगर आप बात करते हैं कि अगर जो भी डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, यानी ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंस नहीं है, उनकी एब्सेंस में जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको आप कहते हैं एनारोबिक प्रोसेस। और ये जो कैरी करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कहलाते हैं एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होते हैं, जैसे एसिड है, अल्कोहल है, गैसेज है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ईजिली जो है ये किसी से भी मिक्स होके जो है कहीं भी मूव कर जाएंगे, अनस्टेबल रहते हैं। इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। क्लियर है? जैसे कि ओवरऑल अगर आप बात करते हैं इनके प्रोडक्ट की, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट है, तो ये प्रोडक्ट में स्टेबल रहेगा, लेकिन ये जो है अनस्टेबल होते हैं। तो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अब फाइनली डिकम्पोज तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ये क्या करते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो बॉन्डेड ऑक्सीजन है
उसको यूटिलाइज करके जो है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं। इसीलिए हैंस आर कंपैरेटिवली स्लोअर देन एरोबिक प्रोसेस। ये 3 टाइम्स स्लोअर प्रोसेस होती है, बहुत धीरे धीरे कर पाएंगे क्योंकि पहले बॉन्डेड ऑक्सीजन को डिकम्पोज करना है, उसको जो है उसको ब्रेक करके उसको यूटिलाइज करना है, तब जाके ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा। इसीलिए एनारोबिक प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा स्लोअर होता है और एरोबिक प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा फास्टर प्रोसेस होता है। नेक्स्ट टर्म आता है पैथोजेंस। 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो पैथोजेंस, एक नॉन पैथोजेंस, यानी पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, वो होते हैं विच कॉजेज डिसीजेस, यानी कि जो डिजीज कॉज करते हैं वो आपके कहलाते हैं पैथोजेंस। और नॉन पैथोजेंस वो होते हैं जो डिजीज कॉज नहीं करते। क्लियर है, यानी वो प्रेजेंस तो है वाटर में बट वो कोई डिजीज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बट ये क्या कर रहे हैं, ये डिजीज क्रिएट कर रहे हैं। The most important microorganism present in water which are capable of transmitting the diseases are pathogens. वो important microorganism water में जो कि क्या कर रहा है, डिसीज को ट्रांसमिट करने के कैपेबल है, वो कहलाता है पैथोजेन, जो डिजीज क्रिएट कर रहा है। जैसे प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, हेलमिंथ्स हैं, बॉर्म्स हैं, ये सब क्या है, ये पैथोजेंस है क्योंकि इनकी वजह से डिजीज क्रिएट होती है। क्लियर है। Testing and counting of pathogens can be done in the laboratory but with great difficulty and test involves are very costly. तो जो पैथोजेंस को टेस्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा, एक तो डिफ़िकल्टी आती है उसमें टेस्ट करने में, दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। इसीलिए इन रूटीन ऑफ टेस्टिंग ऑफ वाटर तो आप क्या करते हैं, कोलीफॉर्म्स को टेस्ट कर लेते हैं। जो नॉन पैथोजेंस होते हैं वो आपके जो है डिजीज कॉज नहीं करते, ये जो है जैसे कोलीफॉर्म्स वगैरह होते हैं ये नॉन पैथोजेंस होते हैं, तो ये आपके जो है बहुत लॉन्गर टाइम तक रह सकते हैं, लिव लॉन्गर। क्लियर है। तो फाइनली क्या होता है कि ये पैथोजन के कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम तक जो है ड्यूरेशन तक रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी वाटर में कोलीफॉर्म प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है कि ये श्योर है कि पैथोजन प्रेजेंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये उससे ज़्यादा कंपैरेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन तक रह सकता है वाटर में। तो अगर यही प्रेजेंट नहीं है तो पैथोजेंस भी प्रेजेंट नहीं होंगे। या आप ये कह सकते हैं अगर कोलीफॉर्म प्रेजेंट है तो पैथोजन प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है। तो देख लीजिए कि आप क्या करते हैं, कोलीफॉर्म पैथोजेंस को टेस्ट करने के लिए आप कोलीफॉर्म को टेस्ट करते हैं विच देमसेल्व्स आर हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हार्मलेस है क्योंकि ये कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहे, और उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस भी इंडिकेट करती है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पैथोजेंस। अगर ये प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब है पैथोजेंस भी प्रेजेंट नहीं है, और ये प्रेजेंट है इसका मतलब है पैथोजेंस प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है। बात करते हैं कोलीफॉर्म्स, ये ई कोलाई और बी कोलाई होते हैं, आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन ऑफ ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल। जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर जो है, हम जैसे वार्म ब्लडेड क्या हो गया, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये सब क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो इनके इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होते हैं एंड दे कैन एग्जिस्ट इन गिवन वाटर सिस्टम, और ये वाटर सिस्टम में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं फॉर मच लॉन्गर ड्यूरेशन दैन पैथोजन। मतलब पैथोजन के कंपैरेटिवली ये बहुत ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो अगर आप पैथोजेंस को टेस्ट कर रहे हैं तो आप पहले कोलीफॉर्म्स को टेस्ट कर लीजिए, तो आप बता सकते हैं कि पैथोजन प्रेजेंट है या नहीं। तो इसकी टेस्टिंग के लिए, कोलीफॉर्म की टेस्टिंग के लिए जो पहली टेक्निक आती है उसको कहते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। तो इस टेक्निक में क्या होता है, इसमें आपको कोलीफॉर्म टेस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सपोज कोई इनिशियल जो है वाटर है जिसमें आपके कोलीफॉर्म्स भी प्रेजेंट है और आपके जो है पैथोजेंस भी प्रेजेंट है। ठीक है। सपोज ये आपके पैथोजेंस हो गए और ये आपके कोलीफॉर्म्स हो गए। तो क्या करते हैं, इनको आप इस वाटर को स्टेराइल मेम्ब्रेन से फिल्टर कर लेते हैं। एक मेम्ब्रेन होती है, इससे आप क्या कर लेते हैं, इस वाटर को फिल्टर कर लेते हैं। तो वाटर जो है वो तो आपका यहाँ जाएगा और फाइनली ये कोलीफॉर्म्स वगैरह क्या रहेंगे, इस मेम्ब्रेन या इस फिल्टर के ऊपर आ जाएंगे। क्लियर है। और ये सपोज ये आपके पैथोजेंस हो गए कुछ। तो ये ओवरऑल जो स्टेराइल मेम्ब्रेन के बाद आप जब इसमें फिल्टर किया तो ये फाइनली इस पे आ गए, इस पे रिटेन हो गए। इसको आपने क्या किया, इनक्यूबेटर में रख दिया।
इंक्यूबेटर में रखने से क्या होगा, इंक्यूबेटर में जो है आपने इसको प्लेस कर दिया, सपोज ये आपके कोलीफॉर्म्स हो गए, ये कुछ पैथोजेंस हो गए, ठीक है, और इसमें आपने एक न्यूट्रिएंट डाल दिया। जो न्यूट्रिएंट आपने इसमें डालते हैं उसका नाम है एम एंडोमीडियम। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आपने एम एंडोमीडियम डाल दिया और इसका जो टेम्परेचर है इंक्यूबेटर का वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखा और जो ड्यूरेशन है वो 20 आवर्स यानी 20 घंटे के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इनको आपने इसमें प्लेस कर दिया इंक्यूबेटर में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट है एम एंडोमीडियम, ये क्या करता है कि सिर्फ कोलीफॉर्म की ग्रोथ को ही बढ़ाता है। इसका मतलब है उसी की ग्रोथ को रखता है, बाकी जितने भी और एक्स्ट्रा में जो बैक्टीरिया या जो प्रेजेंस है पैथोजेंस, उनको क्या कर देगा, उनकी ग्रोथ को रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। तो इसके बाद जब आप इसमें जब फिल्टर में आप देखते हैं तो सिर्फ आपको क्या मिलेंगे, कोलीफॉर्म, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट क्या कर रहा है, सिर्फ कोलीफॉर्म की ग्रोथ को ही रख पा रहा है, यूज कर पा रहा है, बाकी सबकी ग्रोथ को रोक दे रहा है। तो फाइनली जो है यहाँ पे ओनली कोलीफॉर्म्स जो है वो लेफ्ट बचेंगे। तो आप इससे बता सकते हैं कि कितने पैथोजेंस जो है वो आपके उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप पैथोजेंस का आइडिया लगा सकते हैं। देख लीजिए, इन दिस टेस्ट वाटर सैंपल इज पास थ्रू स्टेराइल मेम्ब्रेन। स्टेराइल मेम्ब्रेन से वाटर को पास किया, ओवर विच ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिटेन। इसके ऊपर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिटेन हो गए, which are then brought in contact with M endomedium। अब इनको M endomedium nutrient के contact में रखा, that act as a nutrient for only coliformic microorganisms, ठीक है, जो कि coliformic microorganisms के लिए nutrient है, nutrient का काम कर रहा है, ठीक है, एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और क्या करता है कि रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है ग्रोथ को और अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो फाइनली आपको क्या मिलेंगे, लास्ट में कोलीफॉर्म्स ही बचेंगे। तो देख लीजिए, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में आप टेम्परेचर कितना रखते हैं, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 आवर्स के लिए इंक्यूबेटर में रखते हैं। आफ्टर इंक्यूबेशन फॉर स्टेटेड ड्यूरेशन नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑफ कोलीफॉर्म आर काउंटेड। तो क्या होता है, ये कॉलोनीज बन जाती हैं। आप सपोज ये कोलीफॉर्म है तो इसको न्यूट्रिएंट मिल गया तो ये ग्रोथ बना कर देगा, तो इसकी क्या हो, कोलीफॉर्म की एक कॉलोनी बन गई। फिर उसके बाद दूसरा जो कोलीफॉर्म था, इसको न्यूट्रिएंट मिला, इसने अपनी जो है ग्रोथ बढ़ा दी, तो फाइनली इसकी एक कॉलोनीज बन गई। तो आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉलोनीज को काउंट कर लेते हैं, विच आर देन फर्दर रिलेटेड टू कॉलोनीज ऑफ पैथोजन, और उनको आप पैथोजन की कॉलोनी से कोरिलेट कर देते हैं। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट टेस्ट आता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, एमपीएन टेस्ट। तो इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो भी ओवरऑल वाटर है, जिस सैंपल में जो आपके बैक्टीरिया या कॉलीफॉर्म्स प्रेजेंट हैं, उनको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, 5 ट्यूब्स लेते हैं, ठीक है, 5 ट्यूब्स ली और इन 5 ट्यूब्स में आपने क्या किया, 9 ml डिस्टिल्ड वाटर यानी कि जो प्योर वाटर है वो आपने ऐड कर दिया, ठीक है। 9 ml इसमें डिस्टिल्ड वाटर, 9 ml सब में डिस्टिल्ड वाटर आपने ऐड कर दिया। उसके बाद जिस वाटर सैंपल में ये जो स्टॉक है, सपोज सैंपल जिसमें आपको कोलीफॉर्म्स को चेक करना है, इस वाटर का आपने क्या किया, 1 ml जो है इसमें ऐड कर दिया। तो जो भी ट्यूब्स हैं इनके 5-5 टेस्ट करते हैं। सपोज हर ट्यूब के जो है आपने 5-5 टेस्ट परफॉर्म किए और इस ट्यूब में आपने 1 ml वाटर, 1 ml ये स्टॉक ऐड कर दिया। तो ओवरऑल इसमें डाइल्यूशन रेशियो देखते हैं। तो ओवरऑल आपने देखा कि कितना डाइल्यूशन हुआ, टोटल वाटर कितना हो गया 10 ml, जिसमें कि स्टॉक वाटर कितना है 1 ml। तो डाइल्यूशन रेशियो कितना हो गया 1/10 यानी 0.1, ठीक है। अब इसको आपस में अच्छे से मिक्स कर दिया और इस टोटल वाटर का आपने 1 ml लेके इसमें सेकेंड ट्यूब में ऐड कर दिया। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जो ये 1 ml ऐड किया, इसमें स्टॉक वाटर या जो आपका जिसमें कोलीफॉर्म प्रेजेंट है वो वाटर का कितना पार्ट आया, यानी कि टोटल तो 10 था और इसमें 10 का 1 ml ले लिया, यानी 1/10 पार्ट आ गया आपका, सिर्फ 0.1 पार्ट जो है आपका स्टॉक वाटर आ गया और टोटल वाटर वो सोल्यूशन कितना है 10 ml। इसका मतलब है कि इसमें कितना आ गया डाइल्यूशन रेशियो 0.01। अब इस वाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया और इसका 1 ml आपने ले लिया, तो इसमें जो डाइल्यूशन रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 0.01, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इसमें फिर से इसका 1 ml ले लिया, तो आपका सपोज ये वैल्यू आ गई 0.0001
और इसमें जो है आपको 1 ml इसका ले लिया, तो इसमें जो डाइल्यूशन रेशियो आ गया 0.00001। तो इस टाइप से क्या करते हैं आप, डाइल्यूशन रेशियो की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। ये डाइल्यूशन रेशियो आ गए। इसके बाद आपने क्या किया, इन ट्यूब्स में, ठीक है, जो 5-5 हर ट्यूब के 5-5 टेस्ट करें, तो आपने देखा कि 0.1 ml डाइल्यूशन रेशियो की कितनी ट्यूब्स थी, 5। फिर 0.01 ml डाइल्यूशन रेशियो की भी कितनी थी, 5 ट्यूब्स। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट सबकी 5-5 ट्यूब्स थी। इनमें आपने क्या किया, एक न्यूट्रिएंट ऐड कर दिया, लैक्टोज ब्रोथ, ठीक है। तो ये आपने न्यूट्रिएंट ऐड किया और उसमें जो है सारी ट्यूब्स में न्यूट्रिएंट ऐड करने के बाद 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 48 आवर्स के लिए आपने इसको इनक्यूबेट कर दिया, यानी कि इसका टेम्परेचर जो है इतना मेंटेन रखा 48 घंटे तक। तो इसमें जो भी, उसके बाद जब इसको आप हटाएंगे इंक्यूबेशन के बाद, तो आपने देखा कि जो भी ट्यूब्स हैं, सपोज ये जो 0.1 ml डाइल्यूशन की ट्यूब थी, तो सपोज इसमें 5 ट्यूब थी, जिनमें से सपोज ऐसा हुआ कि 3 ट्यूब्स में जो है गैस फॉर्मेशन हुआ। अगर गैस फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव टेस्ट है, आप उसको कंसीडर कर लेंगे। सपोज 3 ट्यूब में गैस फॉर्मेशन हुआ, या 0.01 ml की बात करें, सपोज इसमें 2 ट्यूब्स में गैस फॉर्मेशन हुआ। 0.001 ml डाइल्यूशन वाले ट्यूब की बात करें तो इसमें 5 में से सपोज 1 ट्यूब में जो है आपका गैस फॉर्मेशन हुआ, या 0.0001 ml अगर आप डाइल्यूशन रेशियो में बात करें, सपोज इसमें 0 हुआ, या 0.00001 में अगर आप बात करें तो इनमें सपोज जो है 1 आपका गैस फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। जितनी भी 5 में से जितनी ट्यूब्स में गैस फॉर्मेशन होगा उसको आप कंसीडर कर लेंगे, और उसको टेस्ट करने के लिए फिर क्या करते हैं, सपोज आपको ये जो है डाइल्यूशन रेशियो आपको मिल गए, ठीक है। अब क्या होगा कि अब सपोज क्वेश्चन में आपके इस टाइप से आएगा कि आपको पता है कि पहली ट्यूब में डाइल्यूशन रेशियो कितना था, ठीक है, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 और 0.00001। तो आपको पता है इसमें 3 हुआ, सपोज इसमें 2 हुआ, इसमें 1 हुआ, इसमें 0 हो गया और इसमें 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपको इतनी ट्यूब्स में जो है गैस फॉर्मेशन हुआ, यानी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो एम्पियन होता क्या है, एम्पियन जो है कि ये मोस्ट प्रोबेबल डेंसिटी है, मोस्ट प्रोबेबल डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया है उनकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है पर 100 ml ऑफ वाटर में। यानी 100 ml ऑफ वाटर में जो है जो मोस्ट प्रोबेबल डेंसिटी है इसको रिप्रेजेंट करता है एम्पियन बाई 100, ठीक है। अब सपोज ये वैल्यू मिल गई आपको, तो आपने देखा कि आपको एक टेबल जो है बनी हुई है, आपको ये टेबल दी हुई है कि सपोज वैल्यूज जो अब आप इस सीरीज में देखेंगे 3 to 1, ठीक है, 210 या 101, इस टाइप से आप वैल्यू को पढ़ेंगे। तो सपोज अब आपके क्वेश्चन में जो है इस टाइप से गिवन है कि जो भी वैल्यूज है, सपोज आपको 3 to 1 गिवन है रेशियो, एक 210 गिवन है, एक 101 गिवन है, या 201 गिवन है। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको गिवन है, और इनकी वैल्यू सपोज ए है, बी है, इनकी वैल्यू सी है, उसकी वैल्यू डी है। तो आपको बोल रहे हैं कि आप एम्पियन बताइए, मोस्ट प्रोबेबल नंबर की वैल्यू बताइए पर 100 ml ऑफ वाटर में। तो आप कैसे निकालेंगे, तो एम्पियन की जो वैल्यू है पर 100 ml वाटर में, आप देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 3 to 1, तो एम्पियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, ठीक है। यानी 3 to 1 कॉम्बिनेशन में एम्पियन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पर 100 ml वाटर में ए है आपकी, तो आपने ए लिख दी। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन आपको क्या मिला है, 210, तो आपने देखा कि 210 भी है इसमें, तो 210 में इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, बी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 0.1 ml डाइल्यूशन है, ये जो डाइल्यूशन है 0.1 और 0.01 और 0.001 था, लेकिन जो दूसरा डाइल्यूशन है इसमें ये वैल्यूज जो है बाई 10 और है। इसका मतलब है हमेशा डाइल्यूशन सेम होना चाहिए। अगर आप 0.1, 0.01 और 0.001 में देख रहे हैं कोई वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू भी इसी डाइल्यूशन में आपको देखनी पड़ेगी। तो आपको पता है ये 0.01 है, अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 बन जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.01 और इसमें 10 से करते हैं 0.001, यानी ये सेम डाइल्यूशन मिल गया ये वाला। तो आप बी में क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो आपको ये डाइल्यूशन मिल जाएगा।
अब 101 में आप देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि 101 में भी वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब है कि ये सेम डाइल्यूशन अगर इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डाइल्यूशन मिल जाएगा, मीन्स C इंटू 100। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आती है इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी होती है एम्पियन पर 100 ml ऑफ वाटर में एम्पियन की वैल्यू। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस टाइप से जो है पूछ लेते हैं। अब देख लीजिए कि क्या कह रहा है सेंटेंस। इट इज अ मल्टीपल ट्यूब फॉर्मेंटेशन टेस्ट होता है, बहुत सारी ट्यूब्स का यूज करते हैं जिसमें वाटर सैंपल ऑफ डिफरेंट डाइल्यूशन रेशियो इज मिक्स्ड, अलग अलग डाइल्यूशन रेशियो को मिक्स करते हैं वाटर सैंपल के साथ विद लैक्टोज ब्रोथ, यानी ये एक न्यूट्रिएंट है जिसको आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता है, सिर्फ कोलीफॉर्म जो प्रेजेंट है उन्हीं की ग्रोथ को बढ़ा रहा है, अदरवाइज और की ग्रोथ को क्या कर रहा है, रोक दे रहा है। विच एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट फॉर कोलीफॉर्मिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी तरह कोलीफॉर्मिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिएंट का काम करता है। एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और अलग टाइप के और दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है। तो कोलीफॉर्मिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेज लैक्टोज ब्रोथ एंड फाइनली रिड्यूस्ड इट टू एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको फाइनली क्या करते हैं, एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में रिड्यूस कर देते हैं। ऑल द सैंपल इज इनक्यूबेटेड, जितने सैंपल हैं उनको 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 48 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करते हैं। आर बीइंग टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द स्टेटेड पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। उसके बाद आप देखते हैं कि इनकी प्रेजेंस है भी या नहीं। अगर ये प्रेजेंस है इसका मतलब है कि आप उसको पॉजिटिवली कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोलीफॉर्म प्रेजेंट है। देन रेफरिंग टू द स्टैंडर्ड टेबल, और टेबल का यूज करते हैं, करस्पॉन्डिंग टू रिजल्ट ऑब्टेन एम्पियन बाई 100 ml इज नोटेड। ये वैल्यू आप नोट कर लेते हैं, इसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी एम्पियन वैल्यू हो जाती है। एम्पियन रिप्रेजेंट द बैक्टीरिया डेंसिटी विच इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट इन वाटर सैंपल, उस बैक्टीरिया डेंसिटी को बताता है जो कि वाटर सैंपल में प्रेजेंट है पर 100 ml ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट है। एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं, when more than 3 dilutions are used, ठीक है, 3 से ज्यादा डाइल्यूशंस यूज किए गए हैं, then take 3 dilution, सिर्फ आपको 3 डाइल्यूशन ही लेने हैं टू फाइंड दी एम्पियन वैल्यू, एम्पियन वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो आपको ये डाइल्यूशंस गिवन है कि 10 ml डाइल्यूशन में 5 वैल्यू गिवन है, 1 में 4 है, 0.01 में 3 ट्यूब्स ऐसी आई हैं जो कि जिसमें आपको कोलीफॉर्म प्रेजेंट है, 0.01 में 1 है, और 0.001 में कोई भी ऐसी ट्यूब नहीं है जिसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो आपको ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव्स का कॉम्बिनेशन गिवन है। ठीक है, 543 431 421 210। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 डाइल्यूशन का बना लेंगे। एक तो ये 543, दूसरा 431 और तीसरा 310। ठीक है, आपको 3 मिल गए, 543 431 और 310। तो ये आपको 3 जो है कॉम्बिनेशन मिल गए। अब आपको इसमें एम्पियन की वैल्यू बतानी है, व्हाट इज द एम्पियन ऑफ सैंपल। ठीक है, तो आपको पता है कि एम्पियन की जो वैल्यू है पर 100 ml में, तो 543 ये कॉम्बिनेशन इसमें है, मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 280। ठीक है, दूसरा क्या मिल रहा है, 431, ये वैल्यू भी आपके कॉम्बिनेशन में है 431, यानी कि आप देख सकते हैं कि 431 में क्या वैल्यू मिली, 33। लेकिन 431 का जो डाइल्यूशन है वो 1.1 और 0.01 है, आपको सेम रखना है, 10 1 और 0.1 रखना है। तो इसका मतलब इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डाइल्यूशन आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, क्या वैल्यू आ रही है आपकी, 33 इंटू 10। क्लियर है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। उसके बाद आप देख रहे हैं 310, ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसका मतलब है इसमें कोई भी 310 का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये 2 वैल्यूज जो आपको मिल रही हैं। ठीक है, आपको पता है कि एम्पियन वैल्यू कौन सी होगी, जो इनमें से मैक्सिमम होगी, यानी कि 330 जो है फाइनल एम्पियन वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन में 330 है, ना कि 33। ठीक है, तो एम्पियन वैल्यू क्या आ गई आपकी, 330। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 330, ना कि 280। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है, सिर्फ पॉजिटिव्स जो मिल रहे हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन लेना है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव रिजल्ट में ही आपको कोलीफॉर्म्स मिल सकते हैं। तो ये आपका एम्पियन टेस्ट है, इस टाइप से क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। अब लास्ट टेस्ट आता है कोलीफॉर्म चेक करने का, कोलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। कोलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट कुछ नहीं है, रिप्रेजेंट करता है रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैंपल।
विच गिव्स पॉजिटिव बी कोलाई टेस्ट, यानी कि वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी सैंपल की लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करता है अपोजिट को, जो कि पॉजिटिव बी कोलाई टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जनरली यूज नहीं करते। तो कोलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट और एम्पियन टेस्ट जो है आजकल यूज नहीं करते, आप जो स्टेराइल मेम्ब्रेन वाला यूज है, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक का यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए न्यूजेंस कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, न्यूजेंस कॉजिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, न्यूजेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, बाधा पहुंचाने वाले बैक्टीरिया, जैसे कि आयरन बैक्टीरिया हो गया। तो प्रेजेंस ऑफ आयरन बैक्टीरिया क्या होगा? वाटर में प्रेजेंट है तो ये कॉजिंग पिटिंग एंड ट्यूबरक्यूलेशन का रीजन देता है, कॉज करता है। पिटिंग ट्यूबरकुलेशन का मतलब है कि इंक्रस्टेशन, लेयर का जमा हो जाना। ये आयरन क्या करता है? ये ओवरऑल कोरोड करता है, सरफेस को क्षय करता है, उसके बाद वहां पे जो पाउडर निकलता है वो सरफेस पे जमा हो जाता है, तो उसका कारण होता है आयरन बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है? रिलीजेस सर्टेन टाइप ऑफ एसिड रिलीज करता है ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म विच अफेक्ट्स द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट सरफेस इन विच वाटर इज कॉन्टेक्ट विद। मतलब क्या करेगा? उस सरफेस की ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट कर देगा जिसमें ये वाटर के कांटेक्ट में जो सरफेस है, ये क्या करता है? वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कर देता है जो भी आसपास में सरफेस के कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से क्रैक्स वगैरह भी आ जाते हैं और ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट सरफेस की कम हो जाती है। तो ये सल्फर बैक्टीरिया है। कुछ डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर। जैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है जिसकी वजह से डिसीज होती है, टाइफाइड है, कॉलरा है, डिजेंट्री है। वायरस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी वजह से हेपेटाइटिस, जिसको जॉन्डिस कहते हैं, पोलियो है, या प्रोटोजोआ जो है अमोबिक डिसेंट्री। तो ये कुछ डिसीजेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्रिएट होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।